नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें कुछ करेक्शंस हैं। सीए फाइनल नवंबर 2020 आईडीटी न्यू सिलेबस का सॉल्यूशन और करेक्शन इसमें ये है कि अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी लॉ फर्म टुवर्ड्स कंज्यूमर कोर्ट केस। और इसमें हमने लिख दिया था कि ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, लेकिन इन्होंने एक चुपचाप से एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन ये है कि ये वाली ऑल इन वन। इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो मंथ ऑफ फरवरी में ही स्टार्ट किया है। कहाँ लिखा हुआ है ये? यहाँ लिखा हुआ मेसर्स ऑल इन वन कमेंस इट्स बिजनेस फ्रॉम फरवरी 2020। यहीं से बिजनेस कमेंस किया और इसका टर्नओवर ऑब्वियसली 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, तो ये एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्प्ट सर्विस होगी, इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं है। जब टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी तो रिवर्स चार्ज कैसे आएगा? तो ये हमने गलती की और हमने करेक्ट भी कर दिया, और ये करेक्ट कर दिया यहाँ पर। और ये डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड हो जाएगा। ये जब हम लोग ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तब हम ये डाउनलोड कर लेंगे। और ये यहाँ पर अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी आई, चार्जेस पेड टू कैनालाइजिंग एजेंट इन इंडिया, और हमने लिख दिया बाइंग कमीशन नॉट ए पार्ट ऑफ वैल्यू। और एक कमेंट आया यूट्यूब में कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड है कि कैनालाइजिंग एजेंट को अगर आप कोई कमीशन देंगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू। मैंने उस केस लॉ को पूरा पढ़ा और उसमें ये लिखा हुआ था कि कैनालाइजिंग एजेंट से आप वो मशीन या फिर कोई एस्बेस्टस, रॉ एस्बेस्टस खरीद रहा है, वो हाई सीज एग्रीमेंट हो रहा है। और जो कैनालाइजिंग एजेंट है, जो उसमें एमएमटीसी था, वो अपने इनवॉइस वैल्यू में वो चार्ज कर रहा है बाइंग कमीशन ऑल्सो या कैनालाइजिंग एजेंट कमीशन ऑल्सो। तब जाके वो इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली तब तो इंक्लूडेड है बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम दैट एजेंट इटसेल्फ, तब तो इंक्लूड होगा। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि ये जो मेसर्स WS डिटॉक्स वांट टू इंपोर्ट कस्टमाइज मशीन टू बी यूज इन द बिजनेस, मेसर डिटॉक्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ये मशीन कैनालाइज्ड है और ये कैनालाइज एजेंट से खरीद रहा है, इसलिए हमने लिख दिया ये तो बाइंग कमीशन है, नॉट ए पार्ट ऑफ वैल्यू। लेकिन देखते हैं आईसीआई क्या करता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। Messrs. Houseful Convention Hall is in the business of letting out its hall for functions. It provides you with following information for determining the amount of refund out of advance received based on the time of supply for one of its clients. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एडवांस पेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग द हॉल फॉर ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 नवंबर 2019। 1 नवंबर से 3 नवंबर यानी कि 3 दिन तक वो सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा, कंटिन्यूअस सर्विस। और इस सर्विस प्रोवाइड करने से पहले इसको 16 जुलाई 2019 को पैसे मिल गए 1 लाख। उसके बाद फिर पैसे मिले 18 अगस्त 2019 को 2 लाख। फंक्शन एज हेल्ड एज शेड्यूल, और फिर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इश्यू भी हो गया और इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो 2,50,000 थी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये इन्होंने एक सेक्शन 14 का एक पॉइंट रेज किया है या लिखा है। He considered that there is a change in the rate of tax on 15th October 2019 from 5% to 18%. What would be the amount of refund payable to the client? बहुत नायाब क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होगा। सेक्शन 14 आपको पता है कि where there is a change in rate of tax before supply, where there is a change in rate of tax, और 2 इवेंट बाद में हो रहे हैं, तो हम लोग तो ये कहते हैं वेयर देयर इज ए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बिफोर सप्लाई, तो न्यू रेट ही लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर इनवॉइस और पेमेंट पहले मिल गया है तो ओल्ड रेट लग जाएगा। लेकिन यहां पर एक इवेंट इनवॉइस बाद में है, तो अब क्या होगा, सप्लाई से विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज कर दिया गया, तो इनवॉइस जिस दिन रेज किया गया वो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, और जिस दिन इनवॉइस रेज किया गया उस दिन जो रेट है वो रेट कौन सा है, 18% का रेट है। और ये चेंज इन रेट हुआ है वो किस डेट को हुआ है, 15 अक्टूबर 2019 को हुआ है।
करेक्ट है। और सप्लाई जिस दिन हुआ है वो सप्लाई 1 नवंबर टू 3 नवंबर तक है। ये डेट भी हमने लिख दिया। इसको अगर मैं नीचे भी लिखना चाहूं तो मैं नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो ये कहानी है। अब देखिए क्या किया हमने, ये 2,50,000 पे क्योंकि न्यू रेट लगेगा 9 + 9 22,500 प्लस 22,500, तो ये जो टोटल चार्ज कर रहा होगा वो 2,50,000 प्लस 45,000 2,95,000 चार्ज कर रहा होगा। 3 लाख वो ऑलरेडी दे चुका है तो 5,000 का रिफंड है। करेक्ट है। इसमें ये नहीं पूछा गया हाउ मच इज द टैक्स पेबल, जो डिफरेंस है वो कितना टैक्स पेबल है ये उन्होंने पूछा नहीं है। ये पूछा होता तो काफी इंटरेस्टिंग और हो जाता, इन द सेंस कि ये जो एडवांस इन्होंने 3 लाख रिसीव किया है इसको मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मान के मैंने पेमेंट किया होगा या फिर एक्सक्लूसिव मान के पेमेंट किया होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो इंक्लूसिव ही मानते हैं, लेकिन हमने यहां पर अगर एक्सक्लूसिव मानते हैं तो 15 + 15 मतलब 5% प्लस सॉरी ये रहा 2.5% प्लस 2.5% ऑफ, तो ये आ जाएगा 7,500। हमने यहां गलत लिख दिया, ऊपर सही लिखा था। तो ये आएगा 7,500 प्लस 7,500। और मैं इसका अगर इंक्लूसिव मानता हूं 3 लाख को तो अगेन ये कैलकुलेशन अलग ढंग से होगी। तो इसको ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको काम आएगा। अब हम लोग आगे आते हैं पॉइंट बी में। ये काफी इंटरेस्टिंग सा था और इसके क्वेश्चन में मुझे कुछ सेंटेंस में प्रॉब्लम लगी, मैं आपको बताता हूं क्या है। मिसेस जोइंडर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड्स टू मिसेस अंकित एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है रफ रॉक कटिंग डायमंड्स। इसको याद रखिएगा, रफ रॉक कटिंग डायमंड्स ये होता क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि ये क्वेश्चन की बारीकियां आप समझ सके। रफ रॉक जो डायमंड्स होता है वो रफ रॉक के अंदर होता है। एकदम समझ लीजिए कि एक पत्थर है, पत्थर के चारों तरफ हार्ड रॉक के अंदर है, फिर वो बाहर के लेयर को वो काटता है बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल करके। तो ये जॉइंटेड ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या करता, अंकित एंटरप्राइजेस को ये रफ रॉक कटिंग डायमंड्स भेजता है। अंकित एंटरप्राइजेस के पास जो टूल्स हैं उसको यूज करके ऊपर के लेयर के रॉक को वो हटाता है ताकि डायमंड बाहर आ जाए। कहानी तो यही है। और ये जो अंकित एंटरप्राइजेस है इट इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मेसर्स अंकित एंटरप्राइज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस देम इनटू टूल्स। ये यहां पर मुझे लगता है मेसर्स अंकित एंटरप्राइज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस देम इनटू डायमंड्स। एज पर माय ओपिनियन शुड बी पॉलिश्ड डायमंड्स और नॉट टूल्स एंड एक्सपोर्ट द सेम टू द इन ऑस्ट्रेलिया। तो डायमंड रफ रॉक कटिंग डायमंड इंपोर्ट करेगा और फिर उसको पॉलिश करके उसका रॉक को हटा के वो एक्सपोर्ट कर देगा। द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस अदर देन कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग। Messrs. Ankit Enterprises request Messrs. Jointed Drills for use of such tools for his business in India for 3 months, which is agreed to by the supplier. अब वो क्या कहता है कि जो मैं टूल इस्तेमाल करूंगा वो टूल इंपोर्ट कर लेता हूं, उससे मैं डायमंड को पॉलिश करूंगा या कट करूंगा या फिनिश करूंगा, रफ रॉक कटिंग डायमंड्स को, which is agreed to by the supplier. He then exports it to the Australia supplier, invoicing it for 12 lakh for processing it into required tool. अब Messrs. Ankit Enterprises is of the assumption that it is an export transaction, therefore entitled to treat it as a zero-rated supply, and decides that no tax is payable under LUT, although the rate applicable to such services for domestic supply is CGST, SGST, IGST. और ये फिर अब ये इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है कि yes, it is an export transaction. तो इसके जो सेक्शंस हैं वो आपको मैं दिखला देता हूं कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक इंडिया में एक इंडिया आउट, एक रेजिडेंट है दूसरा नॉन रेजिडेंट है, तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। मैं आपको एक बार दिखलाता हूं लॉ 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 तो इससे रिलेटेड एक सर्कुलर भी आया, सर्कुलर नंबर 103/22/2019। डाउट्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, मैं इसको सर्कुलर से पहले लॉ दिखलाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, इसका सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में ये वाला जो प्रोवाइजो उन्होंने ऐड किया, और इस प्रोवाइजो में ये लिखा हुआ है, और ये ऐड कब हुआ, 3rd, ये किताब में हम लोग पुराना लॉ भी लिखते हैं, 3rd इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। और इसमें क्या लिखा हुआ है,
कि provided further that nothing contained in this clause shall apply in the case of services supplied in respect of goods which are temporarily imported into India for repairs or any other treatment or process। अब इन्होंने ऐड किया तो वो डायमंड जो आ रहा था वो फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस आ रहा था, ये ऐड हुआ बाद में, ये 2001 कब ऐड हुआ, 2019 में, सब एक ही साथ ऐड हो रहा है। and are exported after repairs or any other treatment or process without being put to any other use in India than that which is required for such repairs or treatment or process। तो जो आपने टेम्पोरली इंपोर्ट किया है यानी कि डायमंड, उसको बिना किसी और यूज किए हुए उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये इसको हम लोग, वो जो डायमंड जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग ये वाला सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में नहीं जाएगा, डिफॉल्ट सेक्शन लगेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का, जो कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज व्हिच इज इन ऑस्ट्रेलिया। मैं एक बार किताब क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ूं तो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है जरा समझते हैं। मिसेस अंकित ही देन एक्सपोर्ट्स इट टू ऑस्ट्रेलिया सप्लायर इनवॉइसिंग इट फॉर ₹12 लाख फॉर प्रोसेसिंग it into the required tool। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। He then exports it to the Australia supplier, invoicing it for ₹12 lakh for processing it into required tool। अब ये टूल एक्सपोर्ट कर रहा है 3 महीने बाद, अगर टूल की बात कर रहा है तब तो भैया दिक्कत है, क्यों? क्योंकि वो यूज कर रहा है। अगर वो यूज कर रहा है तब हमें ये वाला सेक्शन, फिर जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 है वो नहीं लगेगा। या तो मैं 1 मिनट रुक जाइए, इसमें और भी पढ़ लेते हैं। स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अबव सप्लाई ऑफ सर्विस एंड एक्सप्लेन वेदर द स्टैंड टेकन बाय मिस्टर अंकित इंटरव्यू इज करेक्ट एंड आल्सो डिटरमाइन द टैक्स। क्लियरिटी नहीं है, तो यहां पर दोनों बातें आएंगी, और जो डायमंड एक्सपोर्ट कर रहा है उसका अलग लिख लीजिए। टूल्स को यूज करने के बाद अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट किया यूज करने के बाद, तो टूल तो एक गुड्स है, गुड्स इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया, उसमें तो आईजीएसटी दिया होगा, आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लीजिए, वो तो सर्विस तो है ही नहीं। करेक्ट। तो हम लोग का यही मानना है कि डायमंड जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो पॉलिश करने के बाद, पॉलिशिंग इज ए सर्विस, और वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 डिफॉल्ट रूल लगेगा। आपका ओपिनियन मैटर करता है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो हमने यहां पर ये सारी बातें लिख दी है। अब हम लोग यहां आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी का। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि पहले हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि डंपिंग है भी या नहीं है। तो country X does not sell these goods in its domestic market, however it exports the same printed circuit boards at $200 per piece to another third country। तो हम लोग को नॉर्मल वैल्यू लेना पड़ेगा, और ये इंडिया में जो इंपोर्ट कर रहा है वो 100 पर पीस कर रहा है, तो देयर इज ए डंपिंग। तो अगर देयर इज ए डंपिंग तो डंपिंग मार्जिन निकाल लीजिए, इंजरी मार्जिन डोमेस्टिक प्राइस माइनस लैंडेड प्राइस 50, तो विच एवर इज लोअर, तो यह आएगा 50 into 75 into 1000, तो 37,50,000। तो दिस शुड बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके साथ, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। कौन सा? ये वाला। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको भी जरूर से विजिट कीजिए। थैंक यू।